हेलो एवरीवन। नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं दीपू सिंह हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दीपू होम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एनटीपीसी का 5 जून का शिफ्ट 3 करने वाले हैं। जो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 मैंने करवा दिया है 5 जून का, वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए न्यू क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन, ये मैंने देखिए कुछ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर है वो 25 का पूछा, बट मैंने वो 26 ऐड कर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे एनटीपीसी में, और पिछले जो भी एग्जाम देख रहे हैं उसमें स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू फॉल्स मैचिंग बोर्ड आया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 13 इंडिविजुअल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2026। मतलब कुल 113 व्यक्तियों को मिला ये पद्मश्री पुरस्कार। ओनली पद्मश्री सर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को उनके क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ये बात है। और श्री अनिल कुमार रस्तोगी उत्तर प्रदेश और श्री अरविंद वैद गुजरात की कला के क्षेत्र में उनके विशेष सेवा के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। यहाँ पे स्पेशली पद्मश्री का जिक्र है। तो मैं थोड़ा आपको एक रिव्यू देता हूँ। हाँ, इसका अगर डिटेल वीडियो देखना है पद्म, और देख के ही जाइएगा प्लीज़, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो इसका मैं प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैं इससे बताया हूँ पद्म अवार्ड बाय दीपू सर, सर्च कीजिएगा पद्मा अवार्ड बाय दीपू सर, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इस बार 2026 में भारत रत्न नहीं दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। तो क्या क्या मिला? तो पहला पद्म विभूषण मिला, है ना। दूसरा पद्म भूषण मिला, और थर्ड पद्म श्री मिला। तो पद्म भूषण कितने लोगों को मिला इस बार? पद्म विभूषण 5 लोग को, पद्म भूषण 13 लोग को, और पद्मश्री 113 लोगों को, 113 इन टोटल। ओवरऑल देखा जाए तो 131 131 लोगों को, 131 लोगों को इस बार मिला है। जिसमें से फीमेल को अगर देखा जाए, टोटल फीमेल कितने मिले हैं? तो फीमेल 19 फीमेल को ये अवार्ड मिला है। पॉस्टमस देखा जाए यानी मरणोपरांत देखा जाए तो वो 16 लोगों को मिला है। एनआरआई का बोला जाए तो वो टोटल 6 लोगों को दिया गया है। और अगर हम लोग पद्म अवार्ड के बारे में, पद्म भूषण किन को मिला, तो ये 5 लोग में से सबसे पहला नाम कौन आएंगे? चलिए यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं। धर्मेंद्र सिंह देवल, धर्मेंद्र सिंह देवल, जो आप जान रहे हो, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं किन्हीं को। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। केटी शाह, केटी थॉमस, सॉरी। केरल से 3 लोगों को मिला इस बार पद्म विभूषण। थॉमस, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, केरल से ही रिलेटेड बिलोंग करते हैं ये। थर्ड वन इज़ पी नारायणन। जो पी नारायणन है वो केरल का जो हाई लिटरेसी रेट देख रहे हो, सबसे बड़ा अहम योगदान इन्हीं का है, पी नारायणन का, यानी केरल से रिलेटेड है। 2 3 4 में देखते हैं। सभी को मैं केरल का बता रहा हूँ, केरल का इसमें 3 है सर। बी एस अच्युतानंदन, बी एस अच्युतानंदन, ये केरल का सीएम रह चुके हैं। चौथा और लास्ट एक हो गए यूपी के एन राजन, एन राजन, ये डीन भी रह चुके हैं दिल्ली में, म्यूजिक से रिलेटेड है ये। तो ये 5 लोग के बारे में याद रखिएगा। और चलिए यहाँ से एक आता शॉर्टकट कैसे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट, अगर पद्म श्री के बारे में देखा जाए, क्वेश्चन जैसा करता है, चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डायरेक्टली। तो टोटल 113 हुआ, अभी जस्ट बताया था ना मैंने, 513 113 पद्मश्री, तो ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया। रोहित शर्मा हो गया, हरमनप्रीत कौर हो गए, उनमें से इन लोगों का नाम आता है। तो जैसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा और एक एक बार देखना पड़ेगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये भी राइट है।
श्री अनिल कुमार रस्तोगी और श्री अरविंद वैद गुजरात के से रिलेटेड, उनके विशेष सेवा के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। दैट इज ऑल्सो राइट, और ये तीनों सही है सर, तो ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिस्टम को हमारे, जैसे ये विंडोज़ है तो ये बूटिंग करवाता है सर, मतलब सिस्टम को बूट करवाने में मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन जो हम काम करते हैं उसका एक कनेक्टर कहलाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें अगर फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को सिलेक्ट करके सीधा अगर डिलीट कर देते हैं कोई चीज़ को, तो कहाँ क्या जाता है, कहाँ जाता है, सबके, चाहे ओएस में हो चाहे विंडोज़ में हो, वो सारी रिसाइकल बिन में चला जाता है। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देकर के वीडियो के थ्रू बताता हूँ। सिर्फ ये बड़ा फाइल नहीं, बस बोल रहा है डिलीट अगर कर दे तो वो कहाँ जाता है, सीधा मतलब है, कहीं से भी देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप देख रहे होगे मैं एक फ़ोल्डर बनाया टेस्टिंग फाइल करके नाम से, है ना ये फ़ोल्डर। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, डिलीट कर देते हैं। जब मैं डिलीट किया हूँ तो देखिएगा आप, यहाँ से गायब हो गया, कहाँ गया वो, रिसाइकल बिन में। देखिए खोल कर मैं चेक करवाता हूँ आपको, नीचे आता हूँ, कहाँ गया है, और नीचे देखिए टेस्टिंग फाइल है, तो ये टेस्टिंग फाइल नाम से रिसाइकल बिन में चला गया। एक क्वेश्चन का ही मतलब था। और अगर मैं इसको रीस्टोर कर दूँ, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, रीस्टोर कर तो फिर पुनः जहाँ पे था वो फाइल वहीं चला जाता है। आप देख लीजिए, देखिए आ गया ना, अभी डिलीट किया तो रिसाइकल बिन से लेना आता। बस क्वेश्चन का ये मतलब था कि अगर किसी चीज़ से, क्वेश्चन यहाँ दिखाता हूँ, डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में, सीधा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाले पुस्तक, मतलब कि विच आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सेल्फ रूल। देखिए सेल्फ रूल का ही मतलब होता है हिंद स्वराज, सेल्फ का मतलब होता है स्वराज, सीधा सीधा मतलब है। तो सर ये महात्मा गांधी सर के द्वारा लिखा गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा और भी बहुत सारे किताब लिखी गई हैं। ये कब लिखे थे, साउथ अफ्रीका जाते समय ये लिखे थे ये। और उन्होंने एक तो बहुत इम्पोर्टेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनका बहुत आत्मकथा ना सर इनका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पहला हो गया स्वराज, हिंद स्वराज। दूसरा हो गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनका गांधी जी का ही बता रहा हूँ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये किनका है, यह है गांधी जी का। हरिजन एक्चुअल में पत्रिका था। तो गांधी जी के बारे में इतनी किताबें जरूर याद रखिएगा। अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य लिखे हैं, गीता रहस्य। दूसरा है इन्होंने एक, क्या बोलते हैं, केसरी और मराठा लिखा है, केसरी और मराठा। तो केसरी और मराठा का लैंग्वेज पूछा जाता है, केसरी वो मराठी लैंग्वेज में होगा, और जो मराठा देख रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे थे सर, किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो गीता रहस्य, केसरी, मराठा ये। और उन्होंने एक लिखा था, द आर्कटिक होम इन द विदास, द आर्कटिक होम इन वेदास। तो ये हो गया किनके, बाल गंगाधर तिलक जी का। और इनमें ऑप्शन क्या है सर, देख रहा, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक और किताब लिखी है इन्होंने, हितवाद। और एक लास्ट ऑप्शन में कौन देख रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने जी ने क्या लिखे हैं। तो इनका सबसे बड़ा है जो किताब है, जो बहुत फेमस किताब है, वो है द डिस्कवरी ऑफ हो गया इनका इंडिया। एक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। किनका, और एक है जो इंदिरा गांधी अपने पुत्री के ये में लिखे थे, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कूल बूट और वॉर्म बूट में क्या डिफरेंट है सर। तो कोल बूट और वॉर्म बूट क्या होता है, चलिए इसको भी वीडियो के थ्रू मैं बताता हूँ। ऑप्शंस अगर जानना चाहें तो इसका बी होगा। एक चीज़ और, कोल बूट को हम लोग हार्ड रिबूट भी कहते हैं, ये ध्यान रखने का।
कोल्ड और हार्ड एक है सर। इसमें होता क्या है, ये मतलब अस्थिर जो मेमोरी होते हैं ना, स्थिर नहीं सर, अस्थिर मेमोरी दैट इज कॉल्ड, जो रोम होते हैं सर, रोम, ये जो रैम होते हैं ना, इनको ये क्या करता है, साफ़ करता है। हम लोग कोल्ड बूट क्यों करते हैं, जितने सारे मेमोरी हैं वोलेटाइल मेमोरी, वो लोग को क्या करता है, ये साफ़ करता है। और बॉम्ब बूट क्यों करते हैं, किधर गया बॉम्ब बूट है ना, इसको शॉर्ट बूट के नाम से जानते हैं। जैसे इनको हार्ड बूट है तो इनको शॉर्ट बूट के नाम से जानते हैं बॉम्ब बूट को। ये क्यों करते हैं हम लोग, अगर हम लोग बिना पावर ऑफ किए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो बॉम्ब बूट कहलाता है। खासकर अब ये इसको एग्जाम्पल के थ्रू चलिए देखते हैं, शायद मैंने वीडियो के लगाया होगा, वीडियो के थ्रू बताता हूँ। पावर बटन देखिए दबाने को कोल्ड बूट कहते हैं, जबकि सिस्टम के भीतर से पुनरारंभ करना ये वार्म बूट कहलाता है। पावर बटन दबाने को समझ गए होंगे, एक बार आप सुन लीजिएगा। पावर बटन दब तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या, किधर गया, कोल्ड बूट रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोल्ड बूट क्या होता है, रीस्टार्ट का होता है, रीस्टार्ट समझते हो ना, कंप्यूटर को जैसे करते हैं। और ये जो कौन, क्या नाम है इसका, वार्म बूट जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, रीस्टार्ट इट्स फ्रॉम एन रनिंग स्टेट। तो कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद अवस्था में पुनः आरंभ करता है। मान ली बंद है, अभी जस्ट मेरा ये हो गया था, मेरा लैपटॉप हैंग कर गया था, यानी बंद हो गया, तो मैंने उसको क्या करवाया होगा, फिर से रिस्टार्ट करवाया होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट को और क्या नाम से जानते हैं, हार्ड बूट। और वार्म बूट क्या होता है, चालू अवस्था में, मान लो मेरा मतलब सीधा अगर मान लो रिफ्रेश करना ना, कुछ काम कभी कभी लैग करता है, तो कंप्यूटर अगर चालू है तो आपको रिस्टार्ट करवाना, रिफ्रेश करवाना, दैट इज वार्म बूट। अगर बंद पड़ गया फिर तो स्टार्ट करना है ना उसको, तब होता है वो कोल्ड बूट जो हार्ड बूट कहलाता है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, यानी आईएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो उनका एक मिशन चला, एक्सियोम X4 मिशन, इसमें भारत के तो सभी ये को मालूम होगा, शुभांशु शुभांशु शुक्ला नाम थे उनका, जो अभी कब ये गए थे, हाँ नवंबर के समय गए थे, 25 में शायद। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन भारतीय इसमें शामिल थे। टोटल 4 लोग गए थे यहाँ से, कब, 25 नवंबर ने 25 जून में थे, 25 जून को गए थे ये लोग। 4 लोग में से इंडिया के जो थे वो शुभांशु शुक्ला थे। सभी का नाम जानने की जरूरत नहीं, अगर जानना चाहते हो तो जैसे इनमें से एक पेगी बिश्नोई थे, स्वेल्जो उनास्की थे, टिबोर कापा थे, ये सब लोग थे उनमें शामिल। हाँ, इसमें अगर पूछा जाए कि एक्सो मिशन में कौन सा रॉकेट के थ्रू गया था, तो ये रॉकेट क्या होगा सर, स्पेस एक्स का फाल्कन 9। ये तो सब कोई जानते हैं क्योंकि हम लोग इन्हीं से छोड़ते हैं। जैसे हम लोग का मार्क 3 है ना, उनका है लॉन्च। और अगर किस स्पेस क्राफ्ट से, ये तो रॉकेट का नाम है, किस रॉकेट से गए थे, तो ये स्पेस क्राफ्ट, जैसे रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसको छोड़ देता है, रॉकेट तो किसी एक जियो स्टेशन एरिया आता है वहाँ पर ये डिटेच हो जाता है रॉकेट, उसके बाद स्पेस क्राफ्ट से वो लोग जाते हैं। तो वो भी स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम था, ड्रैगन, स्पेक ड्रैगन, ये याद रखना। या तो इसको ग्रेस भी नाम से बोला गया था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कनाडा स्पेस सेंटर से इनको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए इसका आंसर हो गया ना। भारत की मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हमने आपको पहले भी दिखाया था, करवाया इसको। तो ये क्वेश्चन था गुजरात, क्योंकि गुजरात का जो एरिया है आप देखोगे, दिख रहा है ना आपको, ये सबसे बड़ा एरिया है कैसी के मामले में, तटीय रेखा के मामले में। मैंने आपको ये भी बताया था, इसका टाइप बताया था कि इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को उत्कल तट, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को नॉर्दर्न सर्कल, उत्तरी सरकार, और यहाँ से यहाँ तक का कोरोमंडल। ये हो गया पूर्वी घाट के बारे में। अगर यही वेस्टर्न घाट के बारे में, ये मैंने बताया है, बस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। गुजरात टू गोवा तक का एरिया को क्या बोलेंगे, गुजरात से गोवा तक के एरिया को कोकण, गोवा से केरल तक के एरिया को कनारा, और केरला से मालाबार तट को, सॉरी केरला, पूरा केरला का इस एरिया को मालाबार तट कहते हैं। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो गोवा, और सबसे बड़ा है तो गुजरात। यही तो क्वेश्चन है ना, कहाँ गया ये वाला, बहुत इजी क्वेश्चन। टोटल अगर नंबर ऑफ पूछा जाए तो 1 2, एक छोटा सा 3, ये 4, ये 5 6 7 8 और 9, देर आर 9 स्टेट हु कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कि
भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रसिद्ध नेता थे? देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने सारा क्वेश्चन भी डील करवाया था। तो पहले चलिए भवानी पाठक और देवी चौधरानी के बारे में जानते हैं। तो लगभग 1763 के समय, यानी 1800 का बात कर रहा हूँ, ये टाइम पीरियड में बंगाल और बिहार में खासकर तीर्थ यात्रा पर टैक्स लिया जाने लगा था। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था और अगर जाएगा तो उस पर टैक्स भी लिया जाता था। और 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज ने टैक्स को और क्या कर दिया था, और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो पहला रीज़न, ये सब कुछ रीज़न है। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको हुई कि इनमें से दो, जैसे हिंदू सन्यासी जो लोग हुए और मुस्लिम सन्यासी, इन लोग को ये प्रॉब्लम होने लगा सर। खासकर तीर्थ यात्रा पर जो रोक लगाए थे, टैक्स लगा दिए थे उस पर, क्योंकि उस समय दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था हिंदू मुस्लिम का। तो इन लोगों ने मिल करके इसका विद्रोह किया। तो हिंदू तरफ से जो पार्ट लिए थे ना, उनमें भवानी पाठक और चौधरानी जी थे, हिंदू सन्यासी की तरफ से जो लीड किए थे। तो मुस्लिम की तरफ से भी तो कोई लीड करेंगे ना था, और जो मुस्लिम की तरफ से लीड कर रहे थे उस समय वो है मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग अली। ये सा नहीं होगा, ये सा होगा चिराग अली। इन्होंने इसका विरोध करने के लिए एक रिविलियन छेड़ा, जिसको भारत का एक तरफ से हम लोग पहला रिविलियन देख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी और फ़कीर सन्यासी। फ़कीर किन को बोला जाता है, मुस्लिम लोगों को फ़कीर बोल जाएंगे, और सन्यासी किन को बोल जाते हैं, हिंदू लोगों को सन्यासी बोल, इसी पर नाम दिया गया थे फ़कीर और सन्यासी विद्रोह। इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो आनंद मठ में है। आनंद मठ में ये सन्यासी विद्रोह को हम लोग देख सकते हैं। आनंद मठ किसने लिखा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बंकिम चंद्र चैटर्जी। आनंद मठ किताब में, उपन्यास में ये वर्णन है, और कौन लिखे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सा गीत लिखा गया है, ये आप कमेंट में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इनका दमन कौन किया, जो सन्यासी विद्रोह का दमन उस समय के, खासकर 1763 की बात हो रही है 1800 तक में, तो उसमें वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग ने इसका दमन किया, इसको सरप्राइज किया, दबाया। क्योंकि वारेन हेस्टिंग का कालखंड आप देखोगे 1772 से स्टार्ट हो गया 85 तक है ये, उसी समय। तो इतने सारी बातें याद रखिएगा। हाँ, नील विद्रोह कब हुआ, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, मैंने जस्ट अब किसके पिछले जो शिफ्ट टू करवाया था उसमें है नील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चुआर विद्रोह कब हुआ था और इसके कौन लीडर है। ये खासकर आपको कुछ भी याद नहीं रहता ना, तो ये चीज़ बातें ज़रूर याद रखिएगा। देखिए चलिए मैं रिपीट करवा देता हूँ, पहले लेता हूँ डिलीट करके, उसके बाद बताता हूँ। तो जो नील विद्रोह था ये 1859 में हुआ था, है ना लगभग। इसको ख़त्म किया था 1860 में, ये नील विद्रोह हो गया था। नील विद्रोह का मेन कौन थे, ये क्यों हुआ था, ये बता सकते हैं आप। तो ये सर ब्रिटिश में, जो खासकर बंगाल में, मानवून एरिया में, बंगाल में क्या करते थे ना, बागान के जो मालिकों को, नदिया डिस्ट्रिक्ट में खासकर ये स्टार्ट हुआ था, उन्होंने मतलब बंगाल के जो, क्या बोलते हैं उसको, अ, जो बागान मालिक थे, बागान लगाते थे, उनके मालिकों के द्वारा किया गया था नील विद्रोह। उसमें अगर पूछा जाएगा कौन कौन है, तो दिवंगर विश्वास और विष्णु विश्वास इनका मेन है सर। ये कब हुआ था, 1859 टू 1860 में हुआ था। डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि क्यों हुआ, कहाँ गया, सीधा सी मतलब है बागान मालिकों के, उन्होंने किया था मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1889 1899 ये बताया था, ये ध्यान दीजिएगा सर, नहीं एक ही क्वेश्चन में बार बार एक ही डिटेल को नहीं करेंगे हम। मुंडा विद्रोह को हम लोग उलगुलान या महान हलचल के रूप में जानते हैं इसको, मुंडा विद्रोह को। इनका लीडर तो सबको मालूम है, भगवान बिरसा मुंडा, झारखंड में इनको भगवान माना जाता है, ठीक है। चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो चुआर विद्रोह मैंने बताया था दुर्जन सिंह ने किया था, 1766 में ये स्टार्ट हुआ था। चुआर विद्रोह का कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ऑप्शन में आंसर लगा दिया, अब अगर मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या हुआ तो देख लीजिएगा, डिस्कस के थ्रू बता देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग कमांड क्षेत्र
कल्टीवेबल कमांड एरिया CCA। परियोजनाओं वाली सिंचाई परियोजना को किस प्रकार बांटा जाता है? देखिए मतलब कहने का मतलब कृषि करने के लिए हम लोग कृषि में सिंचाई करने के जैसे सिंचाई करना है तो उसका एक एरिया होता है, जैसे ही पानी इसमें थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा पानी ई कम एरिया को सिंचाई कर पाएगा इरिगेशन, ये थोड़ा ज़्यादा, इस हिसाब से इन्होंने किस रूप में बांटा है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इनको 3 रूप में बांटा जाता है। एक होता है मेजर, मेजर मतलब प्रमुख, एक हो जाएगा माइनर और एक हो जाएगा मैक्रो। तो मैक्रो माने सूक्ष्म हो जाएगा और माइनर माने लघु हो जाएगा। ये 3 रूप में बांटा गया है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज मेजर कितना होगा, ये तो दिख रहा है सर यहीं पर, है ना। 10,000 से अधिक एरिया को क्या बोलेंगे, 10,000 अधिक हेक्टर्स वाला एरिया को क्या बोल देंगे, मेजर। माइनर कितना हो जाएगा, 2,000 को माइनर, माइनर मतलब क्या, लघु। और एक होता है मैक्रो, तो मैक्रो कितना हो जाएगा, 2,000 से लेकर के 10,000 तक के जो बीच का एरिया पड़ेगा वो हो जाएगा, और 2,000 के एरिया को क्या बोलेंगे, माइनर। इसमें एग्जाम्पल अगर मेजर में देखा जाए तो देख लो, हीराकुंड हो जाएंगे ना। हीराकुंड में बांध जो पानी जो है उसे कितना सिंचाई हो पाएगा वो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा मेजर। मतलब इतना हेक्टेयर से अधिक कृषि को अगर हम लोग सिंचाई करने के लिए जहाँ जमा पानी है उसको मेजर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल हो जाएगा भगरनागल डैम के आसपास का एरिया जो होगा हमारे महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिर वही क्वेश्चन है क्या, नहीं। भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग भूमि क्षेत्र CE वाले सीरन कोयले को इस प्रकार जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, सीलन कोयला कहाँ मिलता है ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, सॉरी, इसको एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ 16 फॉरेस्ट है और यहाँ सीलन कोयले है। 16 फॉरेस्ट, ये तो 16 फॉरेस्ट तो सर पश्चिमी घाट के वनों को 16 फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, बट ये क्वेश्चन गलत है, इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स लॉज वायलेशंस फंडामेंटल राइट्स एज अवॉइड। सीधा है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान घोषित करता है। कौन सा ऐसा कानून है जो क्या करता है, मौलिक अधिकार को क्या करता है, खत्म करता है। तो उसको क्या बोलेंगे, कोई तो होगा ना। जैसे ये एक लॉ बना, मान लीजिए मौलिक अधिकार को छोटा कर रहा, उससे को कम कर रहा, उसके खिलाफ जा रहा, ये क्वेश्चन ही बोला जाता है। तो ये कौन कहता है, आर्टिकल 13। आप वो पढ़े होगे, थोड़ा सा मैं एक बार रिकेप करता हूँ। पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, भाग 1 बोलते हैं इसको हिंदी में। भाग 1 में क्या का वर्णन है, स्टेट यानी राज्य और संघ के बारे में। पार्ट 2 के बारे में क्या, सिटीजनशिप नागरिकता। पार्ट 3 के बारे में क्या है, फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। पार्ट 4 में क्या है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। और 5 नहीं जाएंगे, 4 का ए जाते हैं, क हिंदी में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टेट के बारे में जब देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना। तो पहला 1 से 4 आर्टिकल, 1 to 4 आर्टिकल क्या बताता है, पार्टी के बारे में, संघराज्य के बारे में बताता है। 5 to 11 ये बताया था मैंने पिछली क्लास में, सिटीजनशिप ये बताया जाता है। और 12 से लेकर के टोटल हमारा आर्टिकल 30, 32, 35 तक जो चलेगा वो क्या चलेगा, फंडामेंटल मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में हम लोग आज जानेंगे, जैसे मूल अधिकार का टोटल फंडामेंटल राइट जो है वो 6 है ना। चलिए 6 के बारे में थोड़ा सा डिटेल रिव्यू करते हैं। चलिए आज हम लोग पहला कर लेंगे, फिर नेक्स्ट ऐसे बढ़ते जाएंगे। एक दिन में तो यहाँ पे हो पर नहीं पाएगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो जो पहला हो जाएंगे वो क्या होंगे, राइट ऑफ, ये राइट है, राइट ऑफ इक्वलिटी
14 से लेकर 18 तक का इसमें मेंशन है। फिर राइट ऑफ फ्रीडम, हिंदी में तो बोले तो समानता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ में आपको मिल जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, शॉर्ट में लिख देते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, culture and educational right, and the last one is rights of right to constitutional remedy, है ना, धार्मिक उपचार का अधिकार। तो आज हम लोग 14 से लेकर आर्टिकल चले देख लेते हैं, कहाँ से लेकर 12 से, है ना, 11 से पहले देखे थे, चलिए थोड़ा मिटाने दे, इसके बाद बताते हैं। तो आर्टिकल जो 12 से हम लोग देखेंगे, ओनली देखेंगे क्या, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का, थोड़ी समानता का अधिकार, इसको देख लेंगे। और जो और भी जस्ट है 12 से स्टार्ट है ना ये, तो 12 क्या कहता है, 12 कहता है स्टेट का परिभाषा बताता है वो, स्टेट में राज्य की परिभाषा। देखिए राज्य मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि ये पंजाब और हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, एमपी, ऐसा नहीं सर। स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेट का डेफिनेशन दिया है ना स्टेट, तो स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब जो आते हैं ना वो कहाँ आते हैं, उसमें अगर इन नीचे अगर बात आते हैं तो जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, स्टेट हो गए, हमारे स्टेट का लेजिस्लेटर हो गया, वो सब कहाँ आते हैं, वो तो उसको कहते हैं राज्य। संविधान में राज्य का जो मतलब है वो वो है होता है स्टेट, मतलब समझ गए होंगे ना, स्टेट मतलब स्टेट नहीं, स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारा लेजिस्लेटिव विधान सभा, ये पंचायत, नगर निगम, ये आते हैं हमारा। उसके बाद अगर हम 13 में जाएं, 12 के बाद 13 क्या कहता है, 13 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, मतलब सीधा मतलब है, हम लोग इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन, कोई भी लॉ या कोई भी जज जब कोई भी ये सुनाते हैं और अगर ये कुछ समय बाद लगे उनको कि नहीं ये गलत है, जज को खुद लगे, तो इस पर फिर से एक बार रिव्यू होगा, और अगर ये उस समय लग रहा है कि ये खिलाफ जा रहा है कानून के, तो इसको नल एंड वॉइड किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको, मान लो बनाए हुए कानून को भी रिव्यू कर सकते हैं जज, और फिर उसको जो भी, ये हुआ 13 में। उसके बाद 14 आते हैं, 14 आ जाएंगे तो ये कहाँ है, राइट टू इक्वलिटी कहाँ है सर, 14 से लेकर 18 है ना, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th। तो 14 में ही कहता है क्या, ये समानता की जो बात है ना, इक्वलिटी की बात सबसे पहले किस में किया जाता है, इक्वलिटी की बात करता है 14th, मतलब संविधान में सभी एक समान है, ऑल पर्सन, कानून जो है संविधान में सभी को इक्वल नज़र से देखता है, वो क्या है 14। 15 क्या है सर, जाति हो, लिंग हो, धर्म हो, उसके खिलाफ भेदभाव नहीं हो सकता है, ना जाति के से लेकर के, ना लिंग लेकर के, किसी भी, जैसे ये नहीं कि मैं लड़का हूँ लड़की हूँ इस जात से, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये किस में बोला गया है, मतलब अगर बोला जाए डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, इसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या इक्वलिटी, समानता, ये हो गया धर्म, धर्म के नाम पर हम लोग। उसके बाद 16 सर अवसर, अपॉर्चुनिटी, मतलब देखा जाए कि सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी में दिया जाएगा, कानून क्या करता है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। देखिए कुछ कुछ खास है जगह जहाँ अभी भी अपवाद है, बट अभी वो नहीं देखना में क्या है, पहले ये जानना है। तो 14 में क्या हो गया, समानता, ऑल और इक्वल संविधान के अकॉर्डिंग। 15 क्या है सर, कि रेस हो, रिलीजन हो, उसके अनुसार हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। 16 क्या हो गया, तो 16 बोलता है अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। 17 जो बहुत ही खतरनाक है, अनटचेनेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत का जो कानून है वो 17 कहता है। और 18 क्या कहता है सर, उपाधि का अंत,
मतलब एवोल्यूशंस ऑफ क्या बोलते हैं टाइटल, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल यानी उपाधि कांत किस में बात किया गया, 18 में बात किया गया। इसमें क्या था क्वेश्चन में समझ पाया ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य घोषित करता है। तो जो भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, कोई भी कानून ऐसा जो मौलिक अधिकार को या तो कम करने की कोशिश करेगा या उसके खिलाफ जाएगा या उल्लंघन करेगा, तो वो किस आर्टिकल के तहत अमान्य घोषित होगा, आर्टिकल 13, जिसको हम लोग इसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं। देखिए अभी जस्ट बताया था, आर्टिकल 12 क्या है, स्टेट क्या परिभाषा देता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ, 30 अभी ना कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा तो उसके बारे में ये खासकर जुडिशियल रिव्यू भी होता है। 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता, इक्वलिटी, एक वर्ड में याद रखिए, ठीक है। 15 क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग, सेक्स, प्लेस, बर्थ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधि का अंत। ये सब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कहाँ से लिया गया था। अगर फंडामेंटल आर्टिकल की बात किया जाए तो ये हम लोग अमेरिका से लिए थे हम लोग, ये वाला भारत संविधान में, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंप्यूटर के चलाने के दौरान डेटा का अस्थायी रूप है, एक होता है अस्थायी जिसको परमानेंट कहते हैं, ये कहाँ, इस किन सौ मेमोरी को हम लोग परमानेंट कहते हैं सर, कोई बताएगा क्या, सेकेंडरी को, द्वितीय मेमोरी को, पहला मेमोरी जो होता है, फर्स्ट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी, जैसे जिसमें रोम, रैम आते हैं ना। तो कंप्यूटर के चलाने के दौरान डेटा को, व्हाट विच टाइप ऑफ मेमोरी इज स्टोर डेटा टेम्पोरली व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग, जब भी कंप्यूटर चल रहा हो अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाए क्या, रैम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से मैं शायद कुछ आपको दे दिया है, ये सेम स्लाइड है जो मैं अभी फर्स्ट में भी दिया हूँ, सेकंड में भी दिया और थर्ड में भी दिया हूँ, है ना। देखिए इससे कुछ लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत कुछ नहीं है सर। प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी बताएं, सेकेंडरी मेमोरी जैसे पेन ड्राइव हो, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, जो हम लोग हार्ड ड्राइव जो हम लोग लगाएंगे। लेकिन जो रैम हो गया वो क्या हो जाएंगे, और जो रोम हो गया, मोबाइल आप जानते होगा ना, इतना रैम उतना रोम, उसकी किसकी बात करते हैं हम लोग, अस्थाई मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। ये दो टाइप का होता है रैम, स्टैटिक और डायनेमिक। और रोम भी तीन टाइप के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी आर रोम। पी मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसी में अगर लग जाएगा ई तो इरेजेबल होगा, प्रोग्रामेबल आगे बढ़ जाएंगे, इसी में ई और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। एक बार सर इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। भारत में प्रवेश करने से पहले शक वंश को किस जनजाति समूह ने हराया था, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि सबसे पहले हम इसको याद करवाते हैं, जूस, है ना, जूस पीके। जूस मतलब एक्चुअल में तो ये इंडो यूनानी है, बट यह को इंग्लिश में हिंदी में ज भी बोलते हैं, बोलता है ना यग जग हो रहा है, कोई को बोलता है, तो यूनानी। सबसे पहले यूनानी लोग आए, फिर शक आए, सिथियन बोला जाता है शक को, फिर पहलव आए, पार्थियन बोला जाता है, फिर कुषाण आए। ये क्रम है, ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को याद रखिएगा हमेशा। तो जो बोले क्या, कौन सा बोले, शक, सिथियन, इन्होंने भारत में जब प्रवेश किया था, कौन सा ट्राइबल इनको रोका था इंडिया आने से, ठीक है, इन्हें हराया था, तो ये था सर यूची। क्या नाम है इसका, यूची। यूनान का सबसे मेन जो लीडर क्या नाम है उसका, मिनांडर, मिलिंद पनाहो। आप देखिए एनिसेंट हिस्ट्री याद करने के लिए आप लोग पूरा सब कुछ याद कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी वंश को याद करना, डायनेस्टी को याद करना, उसका कुछ लीडर पकड़ लीजिए जो बहुत बार पूछा गया, बस उससे रिलेटेड बातें रखिए, उतना ही काफ़ी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रखिए क्योंकि उतना भी नहीं आता डीपली। बाकी आपका मर्जी, जैसे पढ़ सकते हो जितना याद रख सकते हो, बट ये है मैं ऐसे ही करता हूँ। उसके कुछ कुछ जो राजा हैं उनको पढ़ लेते हैं, हो गया, सारा क्लियर कर लेते हैं उसमें। क्योंकि उससे ये नहीं करना होगा कि अब उसको रप रप रैप पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा सिलेबस कितना पढ़िएगा आप लोग। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप जब भी हिस्ट्री को पढ़िए तो एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, दो दो चीज़, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो इसका आंसर क्या था,
यूशी। आप एक क्वेश्चन बताएगा, ये सब करवाए हैं इसीलिए बता दे रहे हैं। मिलिंद पनाह हो, इनका बातों को जो संग्रह है मिनांडर का, वो मिलिंद पनाह हो। सक्सिथियन लोगों को, सिथियन का इम्पोर्टेंट राजा के बारे में बताइए। मैंने ये भी बताया इस क्वेश्चन में, पहलव का मेन जो राजा था गॉर्डोनोफोरस, गॉर्डोनोफिरस ये थे। कुशान तो जान ही रहो। आपको इसका मेन राजा के बारे में बताना, प्रमुख राजा किंग कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के शासक के रूप में किसने शासन संभाला। देखिए श्रीगुप्त इनका संस्थापक हुआ, उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए थे ना, जो इंपॉर्टेंट राजा हुआ। उनके बाद हमारा कौन सा राजा आए, समुद्रगुप्त आए। इनके समुद्रगुप्त इनका क्या, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का जो शासक बने वो क्या बने, समुद्रगुप्त। नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये बीना बजाने में दक्ष थे, इनके सिक्कों में ना बीना बजाते दिखाया गया है। इनका दरबारी जो थे वो हरिसेन। ये भी क्वेश्चन में गुप्त वंश के बारे में मैंने बताया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका कुछ चीज़ें हैं जो ऐड किया है, ये एक बार देख लीजिएगा कि गुप्त डायनेस्टी 240 से 550 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है, मतलब 240 से लेकर के 550 तक रहा है। पहला राजा अगर देखेंगे श्रीगुप्त, और उसके बाद घटोत्कच, देन चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का याद रखिएगा, इन्होंने गुप्ता एरा चलाया। गुप्त संवत किन्होंने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम 319 में। 319 से 335 का जो शासन है वो ध्यान रखिएगा किनका, चंद्रगुप्त प्रथम का। उनके बाद कौन आया, क्वेश्चन था ना, तो उनके जस्ट बाद कौन आया है, समुद्रगुप्त। अभी बताया मैंने ये सब सारी चीज़ें। तो 335 से लेकर 75 तक का शासन इनका है। सबका डेट भी नहीं याद करना, बट ये तीन ही है ना, 1 2 3 4, ये 4 याद रखिएगा ध्यान से। सोनकाल कहा जाता है इनको। खासकर देखिए समुद्रगुप्त का किधर है, हाँ देखिए यहाँ पे हरिसेन राज दरबारी थे इनका। इलाहाबाद प्रसिद्धि का इन्होंने ही लिखा था। किससे रिलेटेड, समुद्रगुप्त से, इलाहाबाद का। चंद्रगुप्त द्वितीय उसके बाद आया, देखिए प्रथम समुद्रगुप्त फिर द्वितीय। द्वितीय के राज दरबारी कर देखा जाए तो कालिदास थे, ठीक है। ब्रह्मीरा थे, ब्रह्मवीर। आर्यभट्ट थे। ब्राह्मीर, जो ब्राह्मीर थे वो एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे वो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉट भी थे। कालिदास तो जान ही रहो। लेकिन के राज दरबारी थे, अमर सिंह थे, यहाँ देखिए अमर सिंह भी है। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिनको विक्रमादित्य, पहला विक्रमादित्य अगर किनको पूछा जाए तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। फर्स्ट विक्रमादित्य का उपाधि इन्होंने ही धारण किया था। उनके बाद कुमारगुप्त आते हैं। कुमारगुप्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम अभी जस्ट बताया है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना हो तो पूरा बायोडाटा ना पढ़े, आप एक जगह लिख लें। और वो जो जैसे हम कुमारगुप्त के बारे में बताया, तो इन्होंने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया था, बस हो गया। और क्वेश्चन अगर कहीं देखते हैं वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखे, उससे ज़्यादा नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि 1992 के 74th संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव के लिए किस संस्था का स्थापना की गई थी। तो आप, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बहुत बार, मैं आपको पहले ही बताया था। ये सब सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसका डिस्कशन भी हुआ है 74 73 अमेंडमेंट के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 14th का ना, 14th का आंसर हो जाएगा सी। कहने का मतलब है ना, प्रत्येक राज्य में नगर पालिका जो चुनाव है म्यूनसिपल इलेक्शंस, वो किस संस्था के करवाता है। नगर पालिका का स्थापना किया है, बट इसका चुनाव कौन करवाएगा, तो सर राज्य आयोग कराएगा, यही तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक होता है जो चुनाव आयोग हो जाएंगे, और प्रत्येक स्टेट में भी एक राज्य चुनाव आयोग होता है। तो जो इसका वर्णन कहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन है वो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो इसका वर्णन हो जाएगा टोटल 300 लेकर के 324 से लेकर के किनका, 324 में क्या सी का वर्णन है, 329 तक से इनका वर्णन है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में भी होता है, जिनका काम क्या होता है, जैसे पंचायत का, नगर पालिका चुनाव का, ये करवाना इनका काम होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इनका राज्य चुनाव का क्या काम है, तो आप बोलोगे ना पंचायत का चुनाव, 73 में पंचायत बना था। पंचायत का चुनाव जो 243 के तहत होता है ना, और नगर पालिका का चुनाव जिसको ऐड किया गया था 74th में, यानी 243, ये जेड ए से स्टार्ट होता है।
नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग का। जैसे भारत सरकार चुनाव आयोग का राष्ट्रपति, उसी तरह यहाँ का गवर्नर राज्यपाल करेंगे। ये छोटी मोटी बातें हैं जो आप याद रखिएगा। चला, यहाँ पे दिया भी है कुछ कुछ बातें, आप देख लीजिए क्या है। चलिए देख लेते हैं पार्ट 74 क्या कहता है। 74 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना एक बार। 1992 में संविधान संशोधन 1992 में क्या ऐड किया गया? 74 ऐड किया गया था। कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है 74 नगर पालिका का? देखिए 243 पी से लेकर, मतलब 243 से लेकर MNO तक, 243 ओ तक का कहाँ जो वर्णन है वो किसका वर्णन है? पंचायत में। पंचायत का आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक होगा। उसकी जस्ट बाद MNO, ओ के बाद पी आता है ना, तो 243 पी से लेकर 243 ZA तक का जो वर्णन जाएगा, ZA ने ZG तक का वर्णन जो जाएगा वो चल जाएगा कहाँ? हमारा म्यूनसिपलिटी नहीं, नगर निगम। तो नगर निगम का 243 क्या कहता है? ये 3 प्रकार का होता है शहरी क्षेत्रों में। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? म्यूनसिपलिटी, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, है ना। और इलेक्शन किसके थ्रू होता है? तो 243 आर के तहत क्या होता है? इलेक्शन होता है। किनका? हमारा म्यूनसिपलिटी का। इलेक्शन किस आर्टिकल में दिया गया? 243 आर। देखिए इसमें 3 है, 343 आर, 343 एस और 343 यू। ये छोटी छोटी बातें जो लिखी हुई देख लीजिएगा आप। देखिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंचायत का सारा आर्टिकल पढ़ना। बस ये देख लीजिए क्या कि ये भाग किस में ऐड किया गया है। देखिए 9 में जो भाग 9 में ऐड किया गया वो पंचायत, 9A में ऐड किया गया वो नगर पालिका, और 9B जो हो जाएगा वो सहकारी समिति। कब हुआ था? 1992 में। आपको एक कमेंट में बताना है कि क्या कहते हैं म्यूनसिपलिटी में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट इन म्यूनसिपलिटी। 29 सब्जेक्ट किस में है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी भाषा में लिखी गई दलितों की आत्मकथात्मक कृति के रूप में मान्यता प्राप्त बलूटा की रचना किस लेखक ने की थी? बलूटा एक किताब है मराठी भाषा में लिखी है जो दलितों के बारे में बता रहा है। ये किसने लिखा था? ये इसकी बात है। ये क्वेश्चन बस याद रखिएगा, दया पावर है जो उन्होंने बलूटा लिखा था। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है ना जो आउट ऑफ सिलेबस है, बट पढ़ना ही पड़ेगा उसको। एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है रिपीट हो, क्योंकि वो रिपीट होते क्वेश्चन। इसलिए आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन आया तो एक बार जरूर गो थ्रू हो जाएगा, ताकि अगर रिपीट हो जाए तो उससे एक नंबर मिस ना हो जाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अलग है तो छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं करना। आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये, जैसे भी हो। क्वेश्चन छूटे तो छूटे, मगर देखना है ना, एक बार गो थ्रू हो जाएगा तो उसमें आपका ही फायदा, किसी और का नहीं। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के संदर्भ में ये जो पूरक है सब निम्नलिखित में किस गुण को संदर्भित करता है? यानी कंप्लीमेंट्री जो है DNA के रिफर के समय, DNA जो एक DNA के लिए एक टर्म आता है कंप्लीमेंट्री, वो क्या है? तो वो है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल वेस्ट ऑन द बेस स्पेसिफिटी, यानी क्षार विशेषता आधारित हाइड्रोजन बंधन। अब जब DNA को चेक करोगे ना तो DNA एक्चुअल में इस मॉडल पर आधारित है। कैसे बोलते हैं सर? ऐसे होगा नहीं, इधर से अगर आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से डबल हेलिक्स मॉडल है। तो RNA क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल्स में होता है। मतलब ये हो जाएगा RNA का पिक्चर वाइज में बोलेगा, ये हो जाएगा DNA का पिक्चर। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने जो हो जाता है इनको, तो इनका बेस बनता है। इसमें क्या क्या ये मतलब बेस मतलब ये इनसे जुड़े होते हैं, यही क्वेश्चन है इसमें। तो वो कौन कौन सी चीज़ से जुड़े होते हैं? तो एक चीज़ का अंतर जो होता है सबसे पहले वो होता है इसमें थायमिन पाया जाता है, जुड़े होते हैं जो, और RNA में यूरेसिल पाया जाता है, और बाकी सब चीज़ दोनों में कॉमन पाया जाता है यूरेसिल। इसमें थायमिन होगा DNA में और उसमें यूरेसिल, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यूरेसिल इसमें नहीं होगा, थायमिन उसमें नहीं होगा, और बाकी जो भी कुछ भी होगा वो दोनों में होंगे। जितने सारे डीऑक्सीराइबोज शर्करा होंगे इनको कहते हैं बेस, ये सभी में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसको बांटने चलते हैं, तोड़ते हैं, जैसे पिक्चर में देखते हैं दिया हुआ, हाँ ये देखिए ना,
ये जो बेस है एडेनिन, थायमिन बताया ना, थायमिन सिर्फ डीएनए में होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। बाकी साइटोसिन सी, गुआनिन जी और एडेनिन ये उस आरएनए में पाया जाता है और हमारा कहाँ बोलते हैं डीएनए में पाया जाता है। ये जो कड़ी दिख रहा हो ना, कलर जो कोड है वो दिखाया गया कि कहाँ पे किससे जुड़े होते हैं। जैसे ये कोड है और ये ब्लू कोड है, तो ब्लू कोड एडेनिन है और ये जो होगा, है ना, तो इसमें जो बेस होता है ना वो चीज़ है एडेनिन, थायमिन, साइटोनिन और गुआनिन पाए जाते हैं। अगर हम क्रोमोसोम को दिखाते हैं तो ये क्रोमोसोम कहलाता है, इसको पिक्चर याद रखिएगा। क्रोमोसोम का ये पिक्चर है, ये बीच वाला सेंटर को सेंट्रोमियर कहा जाता है, बीच वाला सेंटर को सेंट्रोमियर कहा जाता है। और ये देखिए एक छोटी भुजा होता है जिसको पी आर्म कहते हैं और उसी में एक लंबा होता है, ये देखिए छोटी है और ये लंबा है, तो लंबा भुजा को क्या कहते हैं, क्यू आर्म कहा जाता है, छोटी भुजा को पी आर्म कहा जाता है। दोनों को मिला के, इस दोनों को जो मिला के क्रोमेटिड कहा जाता है। ये सब नाम जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डीएनए का सारा चीज़, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप एक बार खुद से पिक बनाइएगा और उसका नाम लिख दीजिएगा। और सबसे जो ये पार्ट है ना, सबसे बाहरी पार्ट, इसको टेलोमियर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने के लिए सलाह देंगे? मतलब आपको अगर एसिडिटी हो गया है तो क्या खाइएगा? सीधा आप एक एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, ब्रश क्यों करते हैं कभी मालूम चला है? तो सीधा है, आप में एसिड, मुंह में क्या होता है, एसिड हो जाता है, एसिड बन जाता है। आप क्या करते हो, कोलगेट का पेस्ट लेते हो जो कि बेस है। तो एसिड और बेस जब भी दोनों मिलेंगे तो जो रिएक्शन कहलाता है वो कहता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। तो अभिक्रिया भी पूछा जाता है, जब बेस के साथ एसिड का अभिक्रिया कराया जाए उसे क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल हो जाएगा, खासकर इसमें हम लवण भी बोल सकते हैं इसको। यही चीज़ पूछा गया है। तो पेट में मौजूद, तब हमको, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। तो पेट में मौजूद एसिड जब होता है, यानी ये एसिड हो गया, तब हमको बेस ही देना होगा ताकि वो क्या हो, न्यूट्रल कर दे। तो बेस यहाँ कौन है? नींबू का रस, तो ये तीखा मिर्च तो होगा नहीं, सिरका तो होगा नहीं, ये सोडा देंगे, बेस है। बाकी तो सब सर एसिड ही है, तो एसिड के साथ एसिड नहीं देंगे। देखिए कभी भी एसिड हो ना तो जैसे खाली पेट कभी भी जूस नहीं पी लेना चाहिए क्योंकि वो भी तो एसिड है ना। तो ये बेकिंग सोडा होगा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। इसको देने से अभी जो प्रोसेस बताया था, जैसे हम लोग रहते तो रिलीफ होता है क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, एंटासिड से। या एंटासिड और बहुत कुछ मतलब मार्केट में मिलता है, वो भी ले सकते, जरूरी नहीं कि बेकिंग सोडा ही हो। इस क्वेश्चन के आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं आप लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, इससे भी हो सकता है। एक आप याद रखिएगा, एसिडोसिस कहते हैं। एसिडोसिस किसे कहते हैं? हिंदी में अम्लोसिस। अगर ज़्यादा है एसिड तो उसको क्या कहते हैं? एसिडोसिस कहते हैं। एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडोसिस, मतलब अम्लोसिस। और अगर इसी को उल्टा ही पूछ सकता है ना कि एक्सेस ऑफ बेस, तो अल्कोलिसिस। क्या पूछेंगे? हिंदी और इंग्लिश दोनों, अल्कोलिसिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 18th का ना, हाँ 18th। पांचवें अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के नियम निम्नलिखित में किसे प्रतिबंधित या सीमित करता है? पांचवें अनुसूची में गवर्नर का जो नियम है वो भूमि हस्तांतरण के खिलाफ, देखिए झारखंड में सीएनटी लगा हुआ ना, इसी का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मतलब ये इसलिए बनाया गया था या बनाया गया है ताकि ट्राइबल एरिया का लैंड को, पहले क्या किया जाता था, ट्राइबल एरिया को बाला पुसला कम पैसा में कुछ भी हो, क्योंकि गरीब होते थे, थोड़ा अनजान थे, भोला पाल थे, तो उनको क्या करता था, उनके साथ छल करके उनका ये को नाम लिखवा लेते थे ज़मीन उमीन को। इस तरह से बहुत सारे हुआ केस। तो सरकार ने क्या किया, जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उसमें आप भूमि हस्तांतरण नहीं ले नहीं सकते, उनका भूमि आप किसी भी कारण से ले लो, कोई भी चीज़ लिखवा भी लो, फिर भी अगर नाम उनका है ट्राइबल का तो उनका हो जाता है। तो ये किस में वर्णन है? पाँचवीं अनुसूची में वर्णन है। तो पाँचवीं अनुसूची बोलता है क्या? ऐसे अनुसूची का वर्णन किससे है? तो जनजातियों से रिलेटेड, अनुसूचित क्षेत्रों से रिलेटेड है ये पाँचवीं अनुसूची, जिसमें से आप एक क्या बोलते हैं उसको, पेशा सुने होंगे,
1996 में आया था ये पेसा। पेसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ये आया था 1996 में इसके लिए। इसका सीधा मतलब है ग्राम सभा इन शेड्यूल ट्राइब। ये क्यों आया था? ग्राम सभा इन शेड्यूल ट्राइब। ये तो अभी जस्ट लागू हुआ है हमारा झारखंड में, अभी जस्ट ये वाला चीज़ बन के कब का ही आया था। तो चलिए, अनुसूची में शायद मैं पहले भी बता दिया हूँ, तो इसलिए आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करो। चलो रिपीट स्पीड में करवा देता हूँ। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूटी। दूसरा में क्या है? वेतन, पहले पैसे तब जाके शपथ और ज्ञान चलेगा सर। ठीक है, पहले पैसा यानी दो, फिर पैसा दो, ऐसे याद रखना। वेतन में पैसा ना, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, इसलिए दो में पैसा आ जाता है। तो फिर हम लोग शपथ लेंगे। चार क्या होगा? राज्यसभा की 4 सीट, राज्यसभा में 4 सीट। और अभी देखें 5 क्या था वर्णन? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति प्रशासन, जो अभी वो किस शेड्यूल में है? 5th नंबर में। 6 में याद रखेंगे एटीएम में, एटीएम में याद रखेंगे AMTM, मतलब असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशनल बना तो उस समय 8 ही शेड्यूल था, अनुसूचित था। फिर बाद में 4 और ऐड हुए। तो कब कहें? जैसे 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म ऐड किया गया सबसे पहला अमेंडमेंट करके 1951 में। दूसरा 52 में दल बदल जिसको कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया 1985 में। उसके बाद 11th और 12th 92 में ही ऐड किया गया, 73 संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन। तो टोटल अब जो है, टोटल कितने शेड्यूल है? 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि आप किसी नए संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 21 में बनाए गए MS पावर पॉइंट प्रस्तुति को किसी पुराने संस्करण जैसे MS पावर पॉइंट 2010 में खोलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? सीधा है कि पुराना पावर पॉइंट को, सॉरी नया पावर पॉइंट को अगर पुराने में खोलेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएगी ना नया चीज़ को, क्योंकि ये नया में कुछ एडवांस फीचर ऐड किया जाता है, ये पुराना ही है। तो उसमें आपको एक चीज़ दिखेगा, ये वाला चीज़, द फाइल विल ओपन इन कंपेबिलिटी मोड विथ लिमिटेड फीचर्स। मतलब आपको सारा फीचर उसमें नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो एडवांस है, और एडवांस को अब 10 में इस सीधा सी अंतर कि फाइल सीमित सुविधाओं के साथ ससंगत मोड में खुलेगी, बट आपको सारा फीचर वो अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ है, बहुत सारा फीचर आपको उसमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि लगभग मिलेगा, बहुत कुछ नहीं मिलेगा, ये बात किया गया। तो बंगाली कवि जीवानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा 20 का, क्या हो जाएगा? रूपसी बांग्ला कवि। क्या हो जाएगा? रूपसी बांग्ला कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में कौन सा काल मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, कौन सा ऐसा काल है जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ मृत्यु दर में, और फिर लगातार उच्च प्रजनन दर रखा गया? मतलब कहने क्या, मृत्यु दर में गिरावट हुआ यानी कम लोग मरने लगे, लेकिन प्रजनन यानी ज़्यादा प्रजनन होने लगे, जिसको, तो ये डेट है 51 के समय से। ये जो 51 से लेकर 1980 तक जो कालखंड है ना, उसको क्या कहा जाता है? विच पीरियड ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक हिस्ट्री इज मार्क्ड एज द शार्प डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी एंड परसिस्टेंटली हाई फर्टिलिटी रेट्स? तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? महामारी, महामारी बोला क्यों बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? विभाजन क्यों बोला जाता है? जनसंख्या वृद्धि का विभाजन, जनसंख्या वृद्धि का विभाजन, क्योंकि 1921 के बाद जनसंख्या लगातार बढ़ता ही गया 1921 के बाद, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या जनसंख्या वृद्धि का विभाजन 1921 में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में मानव संरक्षण अधिनियम 1993 में बनाया गया। देखिए 1992 और 1993 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 1992 क्यों इंपॉर्टेंट? अभी बताया ना, 73वां संविधान संशोधन, 73 अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ये कब हुआ था?
1992 में ह्यूमन राइट एक्ट कब पास हुआ था? मानवाधिकार आयोग, ये 1993 में, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। इसलिए ये जानना जरूरी है। ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था? 1993। ह्यूमन राइट कमीशन का भी प्रेजेंट जो है चेयरमैन कौन हो जाएंगे? सुब्रमण्यम नाम है उनका, सुब्रमण्यम। क्या सीखा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, प्रेजेंट कमीशन, चेयरमैन कब बना था? 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी आलोचना संसदीय प्रणाली के पदों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन को उजागर करते हैं? भयानक मतलब हिंदी भी देखा जाए तो समझ नहीं आएगा। यानी विच क्रिटिसिज्म हाईलाइट्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट ऑफ पोज। सेपरेट ऑफ पोज क्या होता है ये थोड़ा सुनिए। देखिए, एक होता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटर होता है जो क्या काम करता है? विधेयक का कानून बनाती है, इनका काम है कानून बनाना। एक होता है एग्जीक्यूटिव, ये तो लेजिस्लेटर हो गया ना। एग्जीक्यूटिव होता है, ये विधायिका एक कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका, ये क्या करता है? कानून को लागू करता है। और एक होता है जुडिशियरी, न्यायपालिका, इसको क्या करता है? कानून की व्याख्या करता है ना। बट अभी तो आपको लग रहा है तीनों अलग अलग है। हाँ अलग है एकदम, ये अलग है। लेकिन सर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक संगठन होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोलता हूँ, जैसे निर्मला सीतारमन, एक तो वो लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर मतलब मान लो क्या, संसद जो टोटल जो चुन के जा रहे हैं, एमपी पार्लियामेंट जो चुन के जा रहे हैं वो हो जाएंगे। लेकिन उसी 512 में से कुछ लोगों को क्या किया जाता है? कैबिनेट बना दिया जाता है ना, कैबिनेट में दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब एक ही जो लोग हैं, कुछ लोग लेजिस्लेटर में भी आ जाते हैं और एग्जीक्यूटिव में भी आ जाते हैं। जैसे निर्मला सीतारमन की बात करेंगे हम लोग, आगे ना। तो वही क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन का कहने का यही सेंस है, समझ में आ रहा ना क्या? सॉरी, यानी प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री भी और मंत्रिपरिषद का भी एमपी भी है, यानी वो दोनों काम कर रहे हैं ना। तो इसी को कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, क्या? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है। ये देखिए यहाँ वर्ड एक समान वेग, ये इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं? बल निकालते हैं। तो बल का फार्मूला अगर निकाला जाए, एफ बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम है, ये फार्मूला लगाते हैं। अब एम खोजते कितना है? 10, और एक्सेलरेशन कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग नहीं सर, एक्सेलरेशन है सर, यानी कि 5 निकाल दो, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ पे, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं इसमें। सिंपल क्वेश्चन है। एक समान वेग है, ये देख रहे हो, एक समान वेग मतलब, एक समान वेग का मतलब होता ही है कि ए बराबर 0। सिंपल, ये ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ए बराबर, तो त्वरण कितना लेंगे उस समय? ए कितना लेंगे एक समान में? 0। तो यानी ए बराबर जब 0 है तो आंसर शुड भी 0 न्यूटन। किस क्वेश्चन से? एक समान वेग से। नेक्स्ट, मानक एस्की कोड्स का उपयोग करके कितनी अद्वितीय वर्णों का दर्शाया जा सकता है? देखिए अभी तो ये पुराना डेटा वगैरह है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा डेटा दिखा सकते हैं। क्या एस्की स्टैंडर्ड्स कोड में? एस्की मतलब क्या होता है? ASCII, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी टोटल कितने लेट अद्वितीय वर्णों का उपयोग किया जाता है?
मतलब 2 to power 7 हो जाएगा ना। 2 to power 7 क्यों बोल रहा हूँ? 2 power 1 कितना होता है? 2। 2 को पावर 2 कितना होता है? 4। 2 को पावर 3 कितना होता है? 8। इस तरह से 128 कितने बार में होंगे? तो 2 to power 7 भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है? तो द इंडियन नेशनल काउंसिल वाज फाउंडेड इन 1885 1885 बाय द एलियन ऑक्टिव हुम। एकदम सही बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल आईएनसी, उनको 1885 में एलन ऑक्टिवियन ह्यूम के द्वारा बनाया गया था। और फिर आईएनसी का पहला अधिवेशन पुणे में डब्ल्यू सी बनर्जी, ये बात सही बोल रहा, अध्यक्षता में किया गया था। नहीं नहीं, पुणे नहीं होगा, सही नहीं बोल रहा। अध्यक्षता तो ये किया था बट पुणे नहीं, मुंबई में हुआ था ये। क्वेश्चन में बहुत डीपली नहीं देखा था तो ये तो सही है। तो क्वेश्चन सिर्फ कौन सा राइट है? केवल एक। ये गलत क्यों है? क्योंकि मुंबई में, पुणे में ना होकर मुंबई में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, प्रेसिडेंसी कौन किए थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। इसकी प्रेसिडेंसी तो अभी देख लिया ना, डब्ल्यू सी बनर्जी। कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। मद्रास वाले जो किए थे वो कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। देखिए ये पहला पारसी हो जाएंगे, ये पहला मुस्लिम हो जाएंगे प्रेसिडेंसी जो किए थे कांग्रेस का। और उनके बाद जॉर्ज जूल, जॉर्ज जूल पहला अंग्रेज इलाहाबाद वाला। अगर प्रेसिडेंसी पूरा सबसे पहले कौन अंग्रेज थे तो जॉर्ज जूल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बेहतर बनाने, मतलब ये जो एरिया देख रहे हो ना इंडिया का, ये एरिया वाला सीमा, खासकर इधर, सॉरी, जो सीमा आप देख रहे हो ये जो एरिया वाला आएगा, तो इसका जो संपर्क बना, सीमा सड़क को, कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट चलाया गया था। एक भारतमाला है और एक आता है क्या, सागरमाला माला। 17 में आता है भारतमाला और 15 में आता है सागरमाला। तो पानी वाला एरिया है, यानी पोर्ट के जो, पोर्ट को बेहतर बनाने के लिए तटीय जो है वो सागरमाला करा है, रोड को बेहतर बनाने के लिए जो कराया वो भारतमाला करा है। तो कितना किलोमीटर का भारतमाला प्रोजेक्ट में ये प्लान किया गया कि कितना किलोमीटर रोड बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2000 किलोमीटर। तो अभी तो ये पार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, चलिए। इतना ही इसमें था। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इसमें क्या सुधार करना है ये भी बताइएगा। इतना कहते हुए आज की सेशन समाप्त करते हैं। इसी तरह के सेशन देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और चलिए नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करते रहिए और देखते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।